ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे कि मेजर टेस्ट में जो हुआ है उससे रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं डाउट ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। सम क्वेश्चंस आप हम आज भी करने वाले हैं, है ना। तो ये हमारा रिचुअल है, ही सही पता है आप लोगों को कि एग्जाम से पहले हम थोड़े से क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप पेपर देने जाओ, और पेपर जब दे के आते हो तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में भी कराता हूँ ताकि आपका थोड़ा रिविजन हो जाए या जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप पूछ सको। पॉइंट इज, जो क्वेश्चन मान लो आपका नहीं लिया गया क्लास में क्योंकि सारे क्वेश्चंस लेना पॉसिबल नहीं है ना, या कुछ ऐसी चीजें जो आपको पूछनी थी जो आप पूछ नहीं पाए, डाउट ग्रुप इज दैट देयर फॉर यू। ठीक है, उसे पूछो। मेजर टेस्ट का क्वेश्चन है वो डालो, कुछ और कहीं से सॉल्व कर रहे हो उसके क्वेश्चन आप यू कैन पुट दैट, है ना। तो अपने पेपर को अगर आप एनालाइज कर रहे हो ना तो डाउट को जाने मत दो, और अगर पेपर एनालाइज नहीं कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि पेपर एनालिसिस करने के लिए मैंने आपको बहुत पहले से बोला हुआ है, इट्स बीन 3 to 4 months। इट डजेंट मैटर इफ यू आर इवन एबल टू गिव द पेपर और नॉट। अगर पेपर नहीं भी दिया है, जब टाइम मिल रहा है तब दे लो और उसको एनालाइज जरूर करो। और ये मेजर टेस्ट खासकर यार 1 महीने में एक बार आते हैं, पता है ना ये बात। 1 मंथ में एक बार होता है मेजर टेस्ट। रोज तुम मेहनत करते हो, क्लास लेते हो सारी, है ना, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। कब आएगा? जब मेजर टेस्ट स्पेसिफिकली सीरियसली लेंगे हम, है ना। सीरियसली लेने का मतलब तुम जितने भी बच्चे हो यहाँ पे, आपने चाहे मेजर टेस्ट दिया हो नहीं दिया हो, पीडीएफ उसकी निकालो, टाइमर लगाओ 3 घंटे का, और उसको सॉल्व करो और उसके बाद उसकी एनालिसिस करो। बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जो नहीं आ रहा है वो चीज पूछो। ये प्रोसेस करोगे ना जब 3-4 महीने बाद, तुम मुझे बताना रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो जाए तो। आई एम गारंटिंग यू कि आपका ग्रोथ तो आपको दिखेगा। कितना होगा मैं वो नहीं बोल सकता, बट ग्रोथ डेफिनेटली दिखेगा अगर आप रिलीजियसली इस चीज को फॉलो करते हो। ठीक है, आई होप कि तुम इस वाले मेजर टेस्ट को जाने नहीं दोगे। जिसने नहीं दिया वो देगा एक बार और एनालिसिस करेगा। सर टेस्ट रिपोर्ट का लिंक नहीं आया अभी तक, आ जाएगा। अभी कल ही हुआ है ना प्रिंस, आ जाएगा लिंक। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि एनालिसिस करके और फिर जो चीज नहीं आ रही है वो बात आप शेयर कर सकते हो मुझसे, है ना, और डाउट ग्रुप में डाउट पूछ सकते हो अगर डाउट आ रहा है तो। चलो करते हैं यार क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में हम ईएम वेव्स के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, और सिंस आपका मेजर टेस्ट अभी हुआ ही है तो आज की क्लास में हम मेजर टेस्ट के क्वेश्चंस भी लेंगे। तो आज ईएम वेव्स आपका खत्म नहीं होगा, है ना। अगली क्लास में हम ईएम वेव्स को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में विल फिनिश ईएम वेव्स एंड देन विल स्टार्ट मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? चालू करें? यस सर। चलिए बढ़िया। दिख रहा है क्या स्क्रीन बच्चों? नो सर। नो सर। एक मिनट रुको। अभी दिख रही होगी बच्चों? यस सर। क्लियर सर। ठीक है, यस सर, अभी विजिबल। तो है ना, क्लासेस ज्यादा बची नहीं है। हार्डली अक्टूबर अक्टूबर का महीना है जिसमें 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जितना भी टाइम तुम क्लास में आ रहे हो, अब तुम आ ही गए हो या तो तुम देखो आ नहीं रहे हो, क्लास तुमने छोड़ दी है, घर पे बैठ के तुम कुछ और पढ़ रहे हो, है ना, या तुम कुछ और भी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वो सब मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप क्लास में आ रहे हैं तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आप इन्वॉल्व रहें क्लास में। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आप आंसर करें। कुछ आपसे पूछा जा रहा है तो आप यस या नो में जवाब दें। ज्यादा टाइम नहीं है अब, है ना। तो ये हाई टाइम है कि तुम इस चीज को अपना लो। ये मैं बोलूंगा नहीं, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो बिल्कुल। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कुछ, और सवाल ये है कि लास्ट क्लास में हमने ईएम वेव्स के बारे में काफी चीजें पढ़ी थी। ठीक है,
तो उसमें से कुछ चीजें मैं ओरली पूछ रहा हूँ क्वेश्चंस में, ठीक है, वाइवा टाइप का हो गया तुम्हारा। तो आपको हैंड रेस करना है अगर आपको पता है तो, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें तो हमें ऑलरेडी पता है कि कौन कौन सी चीजें हैं इस टॉपिक का पार्ट और कितना वेटेज है इसका। तो एक बार जो पढ़ लिया था उसके बारे में क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं एक कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें पता चला, जो कि मैक्सवेल की वन ऑफ द इक्वेशन का पार्ट होता है, जिसमें कि हमने देखा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें किससे पता चलता है? कौन सा लॉ है, कौन सा पोस्टुलेट है, कौन सा फॉर्मूला है जिससे हमें पता चलता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है? मुस्कान कुमारी, मुस्कान कुमारी। सर फैराडेस लॉ। फेराडेस लॉ, वेरी गुड। क्या बोलता है फेराडेस लॉ, हिम्मत बताएगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, और फॉर्मूला याद है क्या हिम्मत? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो क्यू वी बी साइन थीटा। बेटा वो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फेराडे। कंफ्यूज हो गए हो आप एक्चुअली। शिखा? सर ई डॉट डी एल वाला। हाँ यस सर। बताओ शिखा, बताओ। तो ई डॉट डी सर एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस डी ऑफ फाई। कोई बात नहीं, दोनों बता दो, एक एक करके बता दो, दोनों एक ही बात द है। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। अच्छा हिम्मत, आप भी बोल रहे थे सेम? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था भाई, कि भाई फेराडे ने हमें बताया था कि इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं माइनस डी फाइव बाई डी टी से, राइट? है ना? यस सर। लेकिन ये एक आउटकम था, एक्चुअली में फेराडे ने हमें बताया था रिलेशन बिटवीन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना? तो उन्होंने क्या बोला था भाई कि आप ई डॉट डीएल निकालो, ये जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका आएगा बराबर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट? चलो ये तो तुमको पता है। अगला सवाल पूछूं? अगला सवाल पूछूं? डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा था हमने। यस सर। यस सर। पहले तो इसका फॉर्मूला बता दो, क्या फॉर्मूला था इसका? कोई भी बता दो। किससे पूछे, प्रिंस? क्या फॉर्मूला था प्रिंस? सर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। वेरी गुड, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, यानी कि हमें चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है ये, है ना? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करती है, ये हमें बताता है ये कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट, जो कि हमें किसने दिया था? मैक्सवेल। मैक्सवेल भैया ने, मैक्सवेल भैया ने बताया था ये कि भाई चेंज करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, है ना? जो कि बहुत चीजों का आंसर भी था, है ना? फ्री स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने हमें दे दिया था, ठीक है। तो ये तो रही भाई थ्योरेटिकल कहानी ऊपर ऊपर की, है ना? अब क्वेश्चंस आते हैं, इस पे आते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट पे, है ना? कैपेसिटर दे दिया, कैपेसिटर का तुमको कैपेसिटेंस दे देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इसको, है ना? तो बेसिक कैपेसिटेंस का यूज कर देंगे क्वेश्चन में, और तुमसे पूछ लेंगे कि भाई ये चीजें बता दो, डिस्प्लेसमेंट करंट बता दो, है ना? या फिर तुमसे पूछ लेंगे कंडक्शन करंट बता दो, ऐसी चीजें पूछ लेंगे, फ्लक्स पूछ लेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लिया। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप थ्योरी अच्छे से समझ चुके हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है? तो इन चीजों में गलती नहीं करनी है। अब सीधे चलते हैं आगे, ठीक है? तो डाउट तो नहीं है ना लास्ट वाली क्लासेस में? पहले तो ये बता दो, जो लास्ट में पढ़ा था उसमें डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक, तो आगे चलते हैं अब, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस की बात करते हैं, ठीक है?
तो सबसे पहले तो हम जब डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो बनती किससे हैं, तो हमने बात करी थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को मिलाओ मैग्नेटिक फील्ड्स, है ना। आसान भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब बेसिकली साथ में ऑसिलेट करती हैं सिंक्रोनाइज मोशन, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जन्म देती है ना, दे गिव बर्थ टू दैट। अब ईएम वेव्स के केस में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव्स हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव और मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव का इक्वेशन लिखते हो, जनरल इक्वेशन, तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं क्या लिख सकता हूँ? इक्वेशन याद आ रहा है क्या किसी को? नहीं, नो वन? बेटा मेरी आवाज आ रही है? आर यू देयर इन द क्लास बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. मैं लिखता हूँ, Yes, sir. मैं लिखता हूँ। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? अब साथ में तो बोलो कम से कम। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है X or Y. एक्स में और मैग्नेटिक फील्ड किस में है? वाई डायरेक्शन में। तो ये बात तो तुम अच्छे से बता सकते हो कि तुम्हारी जो ईएम वेव होगी वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी? Z direction. Z. जेड में करेगी, है ना। Yes, sir. तो मैं Yes, इसकी sir. इक्वेशन लिख देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लिख देता हूँ, E इक्वल्स टू E नॉट साइन साइनोसोडल है K इंटू जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अरे जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी ना, Yes, sir. तो जेड डायरेक्शन Yes, में sir. जाएगा, परपेंडिकुलर उसके जेड डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ई एक्स और बी वाई को लिखना चाह रहे हैं हम। अब बी वाई की इक्वेशन लिखेंगे तो बी वाई क्या हो जाएगा भाई? ये ई एक्स हो गया, बी नॉट साइन KZ minus omega t. minus omega t. के जेड माइनस ओमेगा टी, है ना। फेज सेम रखना है हमको, बात करी थी, याद आ रहा है कि दोनों का फेज सेम रहेगा? Yes, sir. ये याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड अगर sir. ऐसे जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है, फेज सेम रहता है दोनों का, है ना। फेज में डिफरेंस नहीं होता, तभी तो हम सिंक करा पा रहे हैं उसको, तभी तो ईएम वेव बन पा रही है ना। अच्छा, यहाँ पे के की वैल्यू क्या थी बच्चों? के की वैल्यू क्या थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस के? 2 पाई बाय लैम्डा होती थी क्या? Yes, sir. याद आ रहा Yes. है ना। के होता क्या है वैसे? के होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव वेक्टर, बेसिकली प्रोपगेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसको लिख भी लो यहाँ पे ताकि तुम परेशान नहीं हो। वेव नंबर भी बोलते थे पहले, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नंबर है ना, बेसिकली मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव वेक्टर। ठीक है, चलो यहां तक सीखे, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा क्या था बच्चों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी था क्या ओमेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। और बताओ और क्या क्या चीजें, बाकी चीजें पता है तुम्हारे तुम्हें मतलब वो पता है कि क्या बोलते हैं? Yes, sir. ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे स्पीड ऑफ प्रोपगेशन निकालना है किसी वेव का, तो वो मैं क्या लिखता था? मैंने पहले भी एक बार बताया था ये चीज। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स मुझे लिखना है स्पीड ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, जो ईएम वेव होगी ना उसकी स्पीड कैसे लिख सकता हूं मैं? स्पीड ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, अगर याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं। इसको हम लिखते थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में, कैसे लिखते थे? ओमेगा अपॉन के। इसको नोट कर लो बच्चों, इसको नोट कर लो। स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या लिखते थे? ओमेगा अपॉन के, है ना। तो इससे ओमेगा क्या हो जाएगा? अब वेव तो सी से प्रोपगेट करती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो स्पीड ऑफ लाइट से, अरे हाँ या ना? Yes, Yes, है ना? sir. तो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा? ओमेगा अपॉन के। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया? सी इंटू के। सी इंटू के हो गया ना ओमेगा, देखो। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या है बच्चा? Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, कुछ थोड़ी किया है यार। ठीक है, तो ये जो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं ना, ये लिखते जाना सारे काम के। तो यहाँ पे सी जो है, यहाँ पे जो सी है ना, उसका फॉर्मूला मैक्सवेल ने दिया था। वो क्या दिया था? 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट।
सी क्या है सबको पता है? यस सर। यस सर। क्या ये पता है क्या? म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है ये पता है क्या? ये है मेन सवाल। बताओ, पढ़ा हुआ है तुमने ये? पहले ही बता देता हूँ, दोनों चीजें पढ़ी हुई है तुमने। अब तुमको या तो याद नहीं है या तो क्या है, यही ऑप्शन है, या तो याद नहीं, याद होता तो बता देते। Sir, permeability of free space. क्या चीज, कौन सा वाला परमिटिविटी? Sir, electric and magnetic. म्यू नॉट, म्यू नॉट या एप्सिलॉन नॉट? Sir, mu naught magnetic का और epsilon naught electric का. वेरी गुड। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हमने कंक्लूड किया था म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, है ना। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए बेटा। परमिबिलिटी लिखते थे इसको, इसका मैंने वैल्यू भी बताया था, क्वेश्चन में दे देते हैं वैसे तो ये लोग, ठीक है। फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, भूल गए सब कुछ, ठीक है। चलो, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही हो गया। नोट किया सबने? Yes sir. यस सर। है ना। ये नोट करने हैं ये फॉर्मूलाज। मैं जनरली नोट कर कुछ कराता नहीं हूँ, तुम लोगों को पता है, लेकिन जब अगर मैं बोलता हूँ कुछ चीज नोट करनी तो उसको कर लिया करो, है ना, क्योंकि काम आने वाली है आगे। चलो, आई होप सबने लिख लिया होगा। यस सर। यस सर। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं। आपका जो सी होता है ना, आपका जो सी होता है उसको आप एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट। अब ये ई नॉट और बी नॉट पता है ना क्या है? एम्पलीट्यूड्स। यस सर। Yes sir. इसको भी नोट कर लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो भी मैं बॉक्स बना रहा हूँ ना, तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये स्पीड भी हो सकती है ई नॉट अपॉन बी नॉट, ठीक है। वी भी हो सकता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट वी भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम बोलते हैं कि भाई सी से ही ट्रैवल करती है ईएम वेव्स, तो हम उसको सी से डिनोट कर देते हैं। लिखा सबने? यस सर। यस सर। ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटीज पे आ जाते हैं, आई गेस लिख लिया है तो ये, ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी के बारे में थोड़ा आइडिया है सबको, क्या होती है एनर्जी डेंसिटी, या कुछ भी नहीं पता है? बेटा जो भी है बोलो, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? डेफिनेशन पता है? डेफिनेशन बेटा नाम से समझ में आ रहा है ना, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम। अरे समझ में आई बात? कोई भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, उसी को तो डेंसिटी बोलोगे ना, हाँ या ना? यस सर। इसको डिनोट करते हैं यू से, इसको मैं लिख भी देता हूं। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे इसको? यू से, ठीक है। अब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की अलग अलग एनर्जी स्टोर होगी। मैग्नेटिक के केस में अलग होती थी, इलेक्ट्रिक के केस में अलग होती थी, और ये दोनों की मैंने बताई भी थी एग्जाम, हमने जब चैप्टर पढ़ा था ना, तो हमने डिस्कस भी किया था ये कि कितनी होती है। अभी मैं लिखूंगा तो शायद याद आ जाएगी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाले के लिए लिखते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कितनी एनर्जी डेंसिटी होती है ना, कितनी एनर्जी डेंसिटी का मतलब फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी डेंसिटी का। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला होता है भाई? U इक्वल्स टू, किसी को याद है? Sir, half E naught E square. हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। Yes. देखा देखा लग रहा है क्या? Yes sir. ई क्या होता था Yes, बच्चों? sir. ई क्या होता था? ई Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? Permeability and free space. परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इन सब की वैल्यू दी होती है ना, तो इससे परेशान नहीं होना है, ठीक है? याद रहता है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, दे देंगे।
दूसरा मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होती है एनर्जी डेंसिटी, ये वाला तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या याद है किसी को? यू बी, बेटा याद है किसी को? ये होती थी आपकी b²/2μ0। पढ़ा था ऐसा कुछ याद आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि पढ़ा था, या वो भी नहीं याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो भाई ये आपके फॉर्मूलाज होते हैं एनर्जी डेंसिटीज के फॉर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करें तो इसमें बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर इक्वली इन्वॉल्व इन कंट्रीब्यूटिंग टू द एनर्जी डेंसिटी। क्या ये बात समझ में आई मेरी? अगर हम ईएम वेव्स की बात करें, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं, both electric and magnetic field contribute equally, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। किस चीज को, किस चीज को इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं? एनर्जी डेंसिटी। हाँ, इक्वली दोनों इन्वॉल्व होते हैं इन एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स, है ना, इन एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक सब। यस है ना, सर। मेन कॉन्सेप्ट तो यही था कि भाई एनर्जी डेंसिटी जो है उसमें आपका बेसिकली कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वली होता है ना। ये था मेन बात, तो आपका जो करने वाली बात थी, जो याद रखने वाली बात। ठीक है, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। आगे से क्वेश्चन कभी आए तो दोनों को इक्वल कर देना। और क्या बताएं तुमको, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लो, यहाँ जगह है क्या? इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, इसको नोट कर लो। कितनी होती है भाई? आई हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, ये आपकी होगी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो जानते हैं ना सब लोग, या एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बेटा बता दो। यस आवाज आ रही? आवाज आ रही? ठीक है, चलो तो सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हमने। मोमेंटम का हो गया h/λ, है ना। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हो। बेसिकली आपने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ लिए। अच्छा, और एक शायद पावर का बच गया था। पावर करा था क्या बच्चों हमने? नो सर। पावर नहीं करा, पावर को लिख देते हैं। तो भाई फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है क्या? यस सर। याद करो, फोर्स क्या होता था? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। या फिर पावर क्या होता था? एफ इंटू डेल्टा टी। याद आ रहा है ये चीज? भूल गए? चलो कोई ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। कहाँ लिखे? यहाँ लिखते हैं। पावर के लिए लिखो बच्चों, राइट डाउन द फॉर्मूला E/C। ई क्या है सबको पता है ना? ई और सी। यस सर। ठीक है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए होता है स्पेसिफिकली, अगर आप बात करें सरफेसेस की। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए जो पावर चेंज होता है ना, वो जनरली ऐड हो जाता है, वेक्टोरियली ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, जनरली इसके लिए पूछते हैं। नॉन रिफ्लेक्टिंग समझ में आ गया ना? ईएम वेव्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम। ईएम वेव्स जो सरफेस पे जिसपे
इंसिडेंट हो रही है अगर वो सरफेस, अरे पावर ट्रांसमिटेड की तो बात हो रही है ना बच्चों। यस सर। मेरी बात, यस। तो पावर ट्रांसमिट कैसे होगी, किसी सरफेस पे करेगी इंसिडेंट तब होगी। तो अगर किसी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो फिर उस केस में हम पावर को कैसे लिखेंगे भाई, E अपॉन सी। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मैक्सवेल ने डिड्यूस किए थे, ठीक है। इनके डेरिवेशन की आपकी जरूरत नहीं है, आप क्योंकि उन्होंने आपको निकाल के दिए हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो आपको बस इनको ध्यान में रखना है, याद में रखना है, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएंगे इसमें, ठीक है। इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। लिख लिया ये सब? यस सर। यस सर। लेट्स डू वन क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर बता दो यार जल्दी से मुझे। लेट अस डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है क्या, या मैं दे दूं आप लोगों को? यस। अभी ठीक है? एफ अपॉन एम में होता है ना, एफ अपॉन एम अप्रोक्सीमेटली यही होती है, मतलब 8.8541 तक जाती है वैसे तो, बट ठीक है। तो मुझे रफ आंसर दे दो, मुझे चलेगा, ठीक है। ई की वैल्यू 5 वोल्ट पर मीटर में दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आई थिंक एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हो बहुत इजीली। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। Sir, 1.10 into 10 की power -10. 1.10, दैट इज टू स्पेसिफिक। किसने बताया? Sir, मुस्कान कुमारी. सॉल्व किया है मुस्कान? Yes sir. 1.10 तो काफी स्पेसिफिक हो गया बेटा। मतलब ये तो आपका आंसर मतलब तब आएगा जब 8.8541 पूरा लेते हो आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। Sir, 8.85 लिया बस. 8.8, मैं बोल रहा हूँ 8.8541 जब पूरी वैल्यू लोगे तब आएगा ये आंसर। No sir, इसका वैल्यू ना एक्चुअली 110.625 आएगा वैसे, और 10 की पावर -12, तो उसको मैंने 20 हटा के लाइक उसे पावर में एक्सचेंज किया. 1.10 into 10 की पावर -10, 12 का 10 किया. ठीक है, फिर ठीक, फिर ठीक, अप्रोक्सीमेशन लगा आपने लिया है थोड़ा सा, तो ठीक, ठीक है यार, सही है, सबका सही है आई गेस। काफी बच्चों ने सेम आंसर दिया है। काफी इजी क्वेश्चन भी था क्योंकि एनर्जी डेंसिटी अभी अभी हमने पढ़ी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कैसे निकालते हैं भाई, हाफ, बोलो। अरे एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। राइट। अब हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 इंटू 5, राइट। कितना आ रहा है भाई, 1.10 इंटू 10 टू द पावर -10 है ना। यूनिट पता है इसकी क्या होती है, एफ वी स्क्वायर अपॉन एम क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। अरे ठीक है बेटा, सॉल्व करके बताओगे कैसे आएगी यूनिट? Yes sir. सॉल्व करके बताऊं, अच्छा। तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह तुमने रखा एफ अपॉन एम, मल्टीप्लाई किया ई स्क्वायर से। ई की वैल्यू कितनी होती है, वी अपॉन एम, वोल्ट पर मीटर में, तो वी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर में, है ना। कितना हो गया ये बताओ, एफ वी स्क्वायर अपॉन एम क्यूब नहीं हुआ क्या? यस सर। अब आया समझ में? Sir, यहाँ पे F फोर्स है. अरे बाप रे, एप्सिलॉन नॉट किस में लेते थे, एप्सिलॉन नॉट किस में लेते थे? बेटा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है पहले ये बताओ। Sir, permeability in free space. हाँ,
तो एफ क्या हो सकता है? फोर्स कैसे हो सकता है? एफ होता है फराड। फराड सुना है? यस सर, कैपेसिटेंस। फराड क्या होती, किसकी यूनिट होती है फराड? एफ। कैपेसिटेंस। हाँ, वेरी गुड, ये होता है मीटर। ठीक है, आगे चले। यस सर। यस। चलो बहुत बढ़िया बात है, अब लाइफ में आ गए हैं तो आगे चल लेते हैं, है ना। नोट में आपको मैं ये बता रहा हूं कि जो आपकी ईएम वेव है उसमें हम अगर बात करें मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस की, जो कंक्लूजन में मैक्सवेल ने दिए थे, तो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो एक तो फेराडे वाला हो गया, सबको याद है, मैं जो बोलता जाऊंगा एक बार आप नॉड करते जाना कि आपको याद है। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो भाई एक तो हमने पढ़ी थी फेराडे वाली, जिसमें हमने कन्वर्जन देखा था किस चीज का, इसका देखा था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। एक हमने देखा था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो भी मैक्सवेल ने अपने यूनिफाई किया था ना, जब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, मैक्सवेल ने क्या किया था बेसिकली, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिफाई कर दिया था। तो उसने 4 इक्वेशंस दी थी। एक तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को उसने बताया कि भाई ये जो है आपका क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, इससे डिफाइन होता है। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन जो गॉस ने दिया था वो एकदम सही है, तो वो उसने कंसिडर किया। उसके अलावा फिर उसने बोला कि मैग्नेटिज्म में जो गॉस ने बोला था वो भी सही है। ये तो ये वाला आपको याद नहीं होगा, क्या बोला था उसने? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। रिपीट करो, क्या बोला मैंने? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो एक उसने ये वाली इक्वेशन को यूनिफाई किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशंस। ठीक है, और फेराडे लॉ तो हो गया, इसके अलावा उसने एम्पियर मैक्सवेल लॉ उसको स्पेसिफाई वो किया था, स्पेसिफाई एम्पियर मैक्सवेल लॉ यानी मॉडर्न एम्पियर्स लॉ। किसी को याद है क्या था मॉडर्न एम्पियर लॉ? याद है किसी को? एम्पियर मैक्सवेल लॉ भूल गए? सर इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस ic प्लस id। एक बार मैं सारी लिख देता हूँ, मुझे लग रहा है तुम चीजें ना भूलने लगे हो अब, लाइफ में आ गए हो ना, चीजें भूलने लगे हो तुम। क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके अलावा बी डॉट डी ए, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए क्लोज सरफेस में कितना होता है? जीरो। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सरफेस में टोटली अगर इंटीग्रेट करोगे, टोटल निकालोगे तो कितना आएगा? जीरो। ऐसे ही क्या बताया था फेराडे के बारे में? ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल इसके बराबर था भाई माइनस डी फाइव बाय डी टी। और फोर्थ इक्वेशन क्या बोली? यूनिफिकेशन ऑफ, सॉरी यूनिफिकेशन नहीं, मॉडर्न एम्पियर्स लॉ। क्या बोलता है मॉडर्न एम्पियर्स लॉ? बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल मैग्नेटिक फ्लक्स को रिलेट करता है ना बेसिकली, म्यू नॉट आई बराबर था ये। एम्पियर लॉ तो म्यू नॉट आई बोलता था, लेकिन मैक्सवेल आए और उन्होंने क्या बोला भाई कि ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है। सही वाला आंसर क्या है? आईसी प्लस आईडी। भूल गए क्या बेटा? अरे भूल गए क्या हम? ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, भूल गए क्या? नो सर। याद है ना? ठीक है, ये चारों इक्वेशंस याद रखनी है। मैक्सवेल ने यूनिफाई किया था जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स पूरा, तो उसने 4 इक्वेशंस। ठीक है, आगे चलें। चलो यार, ईएम वेव को कंटिन्यू करेंगे स्पेक्ट्रम से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू बी कंटिन्यूड। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके बाद हम उसको खत्म करेंगे उस चैप्टर को। अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करेंगे।
छोटा सा बचा है, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा मेजर टेस्ट का भी कर लेते हैं एक बार प्रैक्टिस, इसलिए मैं अब इसको अगली क्लास के लिए रखना प्रेफर कर रहा हूँ। और हो सकता है मॉडर्न भी चालू कर दें, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि एक बार तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अच्छे से ईएम वेव्स के, है ना। तो ईएम वेव्स का जब खत्म करेंगे ना अगली क्लास में, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, खत्म करेंगे पहले तो ईएम वेव्स को, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मॉडर्न हम अगली उसके बाद वाले में कर लेंगे, चालू भी टाइम है हमारे पास, है ना। मीनवाइल लेट्स प्रैक्टिस फॉर मेजर टेस्ट के क्वेश्चंस। तो आपके सामने अब क्वेश्चंस में प्रेजेंट करूंगा मेजर टेस्ट में जो आए थे। अगर आपको आते हैं आप सॉल्व करो, नहीं आते ट्राई करो, देन विल डिस्कस, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको 2 to 3 मिनट्स मिलेगा, पहले से बता रहा हूँ। आई विल नॉट से एनीथिंग इन बिटवीन, कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। लेकिन उन 2 से 3 मिनट में सबको ट्राई जरूर करना है। अभी साथ में मैं तुम्हारे कर रहा हूँ तो कर लो, है ना, प्रैक्टिस कर लो, बाद में फिर पता नहीं तुम कर पाओ नहीं कर पाओ, इसलिए अभी कर लो। क्लास नहीं छोड़ के जानी है भाई, क्या कर रहे हो, ये कोई सिलेबस के बाहर की बातें थोड़ी ना कर रहा हूं मैं। करो, सॉल्व करो उसको, सोल्यूशन नहीं देखना है और गलती से भी। अब देखो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रेविटेशनल फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग करते होंगे जी से, कुछ ई से भी करते होंगे, यहाँ पे इसने आई से कर रखा है। तो तुम कंफ्यूज मत होना, ये मैं सोचा सर आई तो इंटेंसिटी होता था, है ना, कुछ और ही सोचने लग जाओ, किसी दूसरे चैप्टर को मिला दो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, करंट, ऐसे कुछ भी मत सोच लेना। उसने बोला है ग्रेविटेशनल फील्ड आई है तो आई है, जो वो बोलना चाहता है वो बोल सकता है। तुम इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला याद करो, क्या था, किसी को याद आ रहा है फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड का? नहीं, मैं बताऊं उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर। अब इसमें v क्या होता था ये बता दो। v क्या होता था बच्चों? बेटा आंसर नहीं करना अगर क्लास में, तो फिर क्या मतलब है, हम बंदी कर देते हैं इसको। ग्रेविटेशनल फ्रेंडशिप। ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखी है किसी रीजन की, आपको मैं बोल रहा हूँ कि डी माइनस डी वी बाई डी आर होता है, आपको v बताना है इसमें क्या होता है। हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जब लिखने जाते थे तो आप किससे रिलेट करते थे उसको? इसका फॉर्मूला होता था ना बेटा, -gm/r। यस सर। क्या होता था ये, पोटेंशियल टाइप की कोई चीज याद आ रही है? यस सर। नहीं, यस। है ना। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है तुमसे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, है ना। तो माइनस डीवी बाई डी आर क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डीवी बाई डी आर। इसको क्या करना पड़ेगा हमें, क्या लग रहा है क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यस सर। है ना। डीवी निकालना है ना, क्योंकि डीवी निकालना है तो आई के साथ डीआर को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करो, अब इतना बता दिया, अब तो कर सकते हो। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है आपको। जो आपका चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वही आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। करो करो, सॉल्व करो। 1 मिनट दे रहा हूं मैं, अब इसका आंसर आ जाना चाहिए।
अच्छा, आंसर मैच नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। देखो आंसर मैच नहीं हो रहा है, कोई ना, करा देंगे मैच। क्या आ रहा है आंसर वैसे? आंसर क्या आ रहा है बच्चों? आवाज आ रही मेरी सभी को? यस सर। बच्चों यस सर। क्या आवाज, क्या आंसर क्या आ रहा है? मतलब कोई बताएगा, किसी का कुछ कुछ भी जो भी आ रहा हो आंसर बता दो। नहीं आ रहा तो बताओ, फिर ऐसे पूरा डिस्कस कर लेते हैं, कोई ना। हाँ भाई, कैसे लिखेंगे इसको? डीबी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स आई इंटू डी आर, राइट। अब ये बोल रहा है कि आई जो है वो 5 न्यूटन पर किलोग्राम है, आई कैप प्लस 12 न्यूटन पर किलोग्राम जे कैप, यानी केवल एक डायरेक्शन में नहीं है, केवल एक डायरेक्शन में नहीं है, एक्स और वाई दोनों में, राइट। तो इंडिविजुअली दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले आई जेड आई एक्स को ले लो, पहले आई एक्स को ले लो डी एक्स के साथ में, है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो। फिर आई वाई को ले लो डी वाई के साथ में, इसको इंटीग्रेट कर दो। अरे दोनों डायरेक्शन में है ना आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, वो एक्स डायरेक्शन, केवल एक सिंगल डायरेक्शन डायमेंशन में नहीं है ना बच्चों, दोनों में। तो आपको दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। 0 से एक्स इसको कर दो, माइनस टाइम्स आगे, और 0 से वाई इसको कर दो, ठीक है। वैल्यूज बाद में रख लेंगे हम, डू नॉट वरी अबाउट दैट। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा मुझे बताओ एक बार? आई एक्स इंटू एक्स हो जाएगा क्या ये, प्लस आई वाई इंटू वाई हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? माइनस आगे। अच्छा, आई जो है इसने लिख कैसे रखा है, मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ऐसे लिखता हूं तो मे भी शायद समझ में आ जाए। ये आई एक्स प्लस आई वाई लिख रखा है आई को, यानी कि ये 5 न्यूटन पर किलोग्राम आई कैप प्लस 12 न्यूटन पर किलोग्राम जे कैप, ऐसे लिख रखा है इन्होंने। आई एक्स और आई वाई, एक्स और वाई के कंपोनेंट्स में तोड़ के लिख रखा है, तो इसलिए हमने इंडिविजुअली इंटीग्रेट करा है उनको कंपोनेंट वाइज। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे सीधे। आई एक्स की वैल्यू तो 5 थी, रखो यार वैल्यू रखो। अब तो 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से 7 जा रहा है ना। अरे 0 से 7 जा रहा है ना, ऑरिजिन से जा रहा है, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। और y कहां से कहां तक जा रहा है? -3 तक जा रहा है, 0 से -3। तो ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू -3 -0। कोई डाउट इसमें? नो सर। है ना, ये हो जाएगा माइनस साइन तो बाहर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा क्या बच्चों? तो ये माइनस ऑफ -1 है ना आंसर, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा आपका। यानी कि 1 क्या है, जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। समझ में आया? इस तरह से टैकल किया जाए। एग्जाम में हुआ था क्या, ये दिक्कत आई थी? सर आधे क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहे थे। तो ये रीजन क्या था, मतलब कैलकुलेशन की वजह से नहीं हो रहे थे, या कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, क्या रीजन थे? बताओ यार, खुल के बताओ क्या दिक्कत है। सर लाइक मैक्सिमम लिमिट। सर फॉर्मूला नहीं आता। अच्छा ठीक है, फॉर्मूले में दिक्कत आ रही थी कुछ बच्चों को मैथमेटिकल टूल्स यूज अप्लाई करने में दिक्कत आ रही थी, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो देखो यार वो एक ही तरीका है, मैंने तुम्हें बताया हुआ है पहले। जो बेसिक मैथमेटिक्स एंड टूल्स है ना, जो वो चैप्टर एक बार पढ़ के और उसके ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, डीपीपी सॉल्व कर लो उसकी एक बार। डीपीपी दी थी मैंने उसकी, करी तुमने सॉल्व? अरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी क्या उसकी? बेटा हाँ ना तो बोल दिया करो, नहीं बोलोगे? नो सर। नहीं करी या नहीं, हाँ ना नहीं बोलोगे? प्रैक्टिस नहीं करी? नहीं सर। अच्छा, तो मैं अच्छा मैंने शेयर नहीं करी है ये बोल रहे हो? एक काम करता हूँ, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ, मुझे लग रहा है मैंने करी थी शेयर, बट कोई बात नहीं। एक शेयर बार तो की बेसिक थी, मैथमेटिक्स, क्या बोल रहे हो बेटा? शेयर तो की थी सर। अगर किसी के पास नहीं है, सुन लो मेरी बात, मैं बेसिक मैथमेटिक्स की डीपीपी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप्स में आपके फिर से। उसमें सब है, ट्रिग्नोमेट्री भी है,
ठीक है, ये वेक्टर वगैरह भी है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक जो था ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, चेन रूल वगैरह वो सब है। तो उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सोल्यूशन के साथ भेजूंगा, ठीक है? अरे कर लोगे प्रैक्टिस? Yes, sir. Yes, sir. शेयर दैट डीपीपी विद यू इन योर ग्रुप्स। तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, लॉग वगैरह सब है उसमें, मैथमेटिक्स बेसिकली जो इन्वॉल्व होती है ना फिजिक्स में, वो सारी है उसमें, ठीक है? तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट अगर फिर भी वो सॉल्व भी नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत आएगी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, इसके लिए सबको मतलब 2 मिनट में हो जाना चाहिए ये बेसिकली। करो, सॉल्व करो। दो सोप बबल है R1 R2 रेडियाई के, दे कोलैप्सिस इन वैक्यूम, कोलैप्सिस आएगा यहाँ पे, कोलैप्स कर देते हैं वैक्यूम में, इन आइसोथर्मल स्टेट में, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, रिजल्टेंट रेडियस R ऑफ बबल विल बी। ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं क्या आप लोगों ने? फिर तुम लोग आंसर ही नहीं करते हो कुछ। बेटा ट्राई करोगे या बिल्कुल आइडिया नहीं है, कुछ तो बताओ। अच्छा ठीक है, मैं आइसोथर्मल, मुझे लग रहा है तुम्हें स्टेट का मतलब पता नहीं है, शायद इसमें ये दिक्कत आ सकती है, राइट? पता है सर। पता है क्या कंडीशन होती है आइसोथर्मल स्टेट की? टेम्परेचर कांस्टेंट। और सर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर के टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में कैसे करोगे? यहाँ पे टेम्परेचर का तो कोई रोल ही नहीं है, टेम्परेचर की हेल्प से तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा ये। प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। सर एक्सटर्नल प्रेशर तो 0 होगा ना? हाँ लेकिन आइसोथर्मल स्टेट में क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन मैं बताता हूँ। ये होता है आपका पीवी कांस्टेंट, यानी कि जो P1 V1 है ना, और जो P2 V2 है टोटल, यानी कि फर्स्ट वाला रेडियाई और सेकंड वाले रेडियाई का, तो टोटल मिला के आपका एडिशन इनका टोटल P इंटू V होगा। जो आपका ये बोल रहा है ना कि कोलैप्स कर जाते हैं वैक्यूम में, तो जो रिजल्टेंट बबल बनेगा ना R1 R2 का, ये वाला किसके लिए है? R1 वाले बबल के लिए, और ये R2 वाले बबल के लिए, ठीक है? सो आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट होता है ना? तो यस उसका, सर। उस कांस्टेंट का उस कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया है यहाँ, ठीक है? आप कर सकते हो, प्रेशर लिख सकते हो तुम इसके लिए, बबल के लिए, सोप बबल के लिए, और वॉल्यूम तो तुम लिख ही सकते हो, क्योंकि सोप बबल स्फेरिकल होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका पहले तो ये बता दो। 4/3 पाई आर क्यूब, यस सर। है ना? यस सर। अगर तुम लिख पाओ तो फिर मजे ही मजे। सरफेस टेंशन पता है? यस सर। क्या होता है प्रेशर इन अ सोप बबल? बता देता हूं, 4T/R, ठीक है? सरफेस टेंशन और रेडियस ऑफ द बबल के टर्म्स में इसको यूज करो। आई थिंक अब तो हो ही जाएगा सॉल्व, तो सब कुछ बता दिया है। चलो आंसर बता दो फिर तो यार, रिजल्टेंट बबल का आंसर बता दो। क्या आ रहा है बच्चों आंसर? सर बी आ रहा है। बी आ रहा है, बाकी बच्चों का? करें सॉल्व बच्चों? यस सर। चलो ये हो जाएगा 4T, अच्छा दोनों सोप बबल है, आइसोथर्मल स्टेट भी है, तो टी तो दोनों के लिए सेम होगा, आर दोनों के लिए चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40/, फर्स्ट वाले के लिए कितना हो जाएगा R1, R1 40/R1 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई 4/3 पाई अनटू पाई R1 क्यूब, है ना? प्लस 40/R2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई इंटू R2 क्यूब, इक्वल्स टू रिजल्टेंट वाले का क्या बनेगा? इसका भी सेम बनेगा ना, 40/R कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय 4/3
पाई इंटू आर क्यूब। ये समझ में आया क्या? यस सर। बेटा तुम्हारी आवाज ऐसे आधी कैसे हो जाती है क्लास के एंड तक आते आते? एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना ये, लिक्विड ड्रॉप में 2T/R होता है ना, और सोप के बबल के केस में 4T/R होता है। इसको चाहो तो लिख लो आप। स्फेरिकल ड्रॉप है ना कोई सी भी, उसमें कितना एक्सेस प्रेशर जनरेट हो रहा है उसका फॉर्मूला होता है 2T/R इन द केस ऑफ, क्या बताया? लिक्विड लिक्विड बबल है ना, और सोप बबल है साबुन का बना हुआ है, तो कितना होगा? 40/R। 40/R। इसको चाहो तो लिख लो ताकि आगे याद रहे, भूलो नहीं तुम। क्या आएगा फिर? आंसर सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? ये कट गया है ना, 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये कट गया, राइट। आर से आर क्यूब कटा आर स्क्वायर टाइम्स, R2 से आर क्यूब कटा आर स्क्वायर टाइम्स, और R1 से R1 क्यूब कटा R1 स्क्वायर टाइम्स। क्या आंसर आया बच्चों? कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो R कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इज दिस करेक्ट? बी ऑप्शन सही है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? Yes, इजी क्वेश्चन है, इनमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता हो ना तो हो जाते हैं इजीली। चलो अगला क्वेश्चन करो। इसे हताश मत हो यार, ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ सकते हैं ना, इसे पॉजिटिव होकर सॉल्व करो। अगर नहीं आते हैं तो कुछ सीख के जाएंगे हम, है ना। चलो सॉल्व करो। अच्छा इसका मैं लिखवा देता हूँ एक बार, है ना, तुम पता नहीं लिखोगे नहीं लिखोगे, भूल जाओगे। फॉर लिक्विड बबल एक्सेस प्रेशर लिख रहे हैं हम। ये कितना होता है? 2T/R। फॉर सोप 4T/R। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन कीजिए। 150 मीटर लॉन्ग मेटल वायर जो है आपका, उसको कनेक्ट किया है आपने पॉइंट ए और बी से। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज 50 वोल्ट, लेस देन दैट पॉइंट ए if the conductivity of metal is 60 into 10 to the power 6 mho per meter। कंडक्टिविटी की यूनिट मो होती है ना, जैसे रेजिस्टिविटी की रो होती है, रेजिस्टिविटी को रो में यस देखते हैं ना, सर। जैसे कंडक्टिविटी जो दे रखी है मेटल की, कितनी दे रखी है? 10 16 to 10 to the power 6 mho per meter। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी इन द वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताना है। करिए सॉल्व करिए इसको। यहाँ पे आपको सिग्मा चाहिए, यानी कंडक्टिविटी कहीं से चाहिए फॉर्मूले में। उसके अलावा आपको क्या चाहिए? 150 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ आपको दे रखी है उन लोगों ने, तो एल आप कहीं से ले आओ, है ना। इसके अलावा आप क्या ला सकते हो? बी पोटेंशियल, पोटेंशियल दे रखा है ना बी, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट लेस देन एट द पॉइंट ए, यानी कि डिफरेंस दे रखा है बेसिकली। तो अगर आप कहीं से, करंट डेंसिटी जे होता है, जे का फॉर्मूला पता है सबको बच्चों? जे का फॉर्मूला पता है ना, या भूल गए हो? यस सर। क्या होता है यस करंट डेंसिटी का फॉर्मूला? क्या होता है करंट पर यूनिट सिग्मा एरिया? ई। अरे बेसिक फॉर्मूला तो ये होता है करंट डेंसिटी का, करंट पर यूनिट एरिया। यस सर। नहीं, हाँ करो सॉल्व करो, हो यस जाएगा। सर। करिए सॉल्व करिए सब लोग।
क्या आ रहा है? डी आ रहा है? यस सर। सॉल्व करें क्या बच्चों? सॉल्व करें? यस। ओके, तो जे क्या होता है भाई? आई अपॉन ए, और आई क्या होता है? करंट V इक्वल्स टू आई आर। यस। ओम्स लॉ। यस सर। तो V अपॉन आर हो गया, तो इसको पुट कर दो इसमें। J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन ए आर। सही है? अरे सही है ना? अच्छा, R क्या होता है? रो L बाय ए, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ मल्टी डिवाइडेड बाय एरिया। रेजिस्टेंस होता है ना ये, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है ना बच्चों। यस सर। तो रेजिस्टिविटी जो होती है उसको तुम 1 अपॉन कंडक्टिविटी भी तो लिखते हो, उल्टा ही तो होता है। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है ना? यस सर। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, तो पढ़ा हुआ है हमने, है ना? तो इसको क्या लिख देंगे? 1 अपॉन सिग्मा L बाय ए। ठीक है, ये चीज आर को, आर है पूरी, है ना? इसको रिप्लेस कर दो इसमें। क्या बन जाएगा ये? J इक्वल्स टू, बोलो, V अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय आर नीचे है, आर की वैल्यू L अपॉन सिग्मा है, तो सिग्मा ए ऊपर चला जाएगा क्या? L नीचे आ जाएगा क्या बच्चों? यस। ए से एक हो जाएगा V इंटू सिग्मा अपॉन एल। क्या क्या वैल्यू दे रखी है यार, बता दो जल्दी से। 50 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 60 इंटू 6 10 टू द पावर 6। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 150। हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यस सर। 20 इंटू 10 टू द पावर 6 आ रहा है क्या? यस सर। है ना? 50 से 150 कटा 3 टाइम्स, 3 से ये कटा 20 टाइम्स, यही आ रहा है। ठीक है, एम्पियर पर यूनिट पर मीटर स्क्वायर। आगे चलें, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? थक गए हो क्या? अरे थक गए हैं क्या आप लोग? थक गए हो तो बोलो, यस सर। छोड़ देता हूँ। तो करो यार, आंसर आंसर वांसर निकाल के दो, ऐसे मत करो। थोड़ी सी देर और पढ़ लेते हैं, फिर जाने देते हैं आपको। थोड़ी सी देर, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो एक दो क्वेश्चन के बाद जाने देंगे, है ना? अब ये क्वेश्चन तो शायद मैंने पहले भी लिया हुआ है। ये देखो करना, ये देखो कर पाओगे क्या? करो, उसको सॉल्व करो, जल्दी से आंसर बता दो इसका। इजी है ये वाला बड़ा इजी क्वेश्चन है। इंड्यूस करंट बताना है, अभी अभी पढ़ के आए थे तो तुम। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला अभी अभी जस्ट पढ़ा, ईएम वेव्स में ही पढ़ लिया तुमने तो। ए आ रहा है सबका? ए आ रहा है? करें, सॉल्व करें। क्या होता है भाई इंड्यूस ईएमएफ? माइनस d∅/dt होता है बच्चों। यस सर। वैल्यू यस सर। क्या हो जाएगी? वैल्यू फाइव की वैल्यू पुट कर दो, 6t² माइनस 5t+1 डिवाइडेड बाय dt। कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 12t माइनस 5। यस सर। एंड t इक्वल्स टू कितने पे पूछ रहा है ये? 0.25 सेकंड पे, यस सर। है ना? कितना आ गया भाई? 0.25 पे कितना आ रहा है? बताओ, वैल्यू बताओ इसकी। 2 वोल्ट आ रहा है क्या ये? यस सर। पक्का? कुछ गलती तो नहीं करी है इसमें हमने, क्या करी है? सर नहीं ना? 2 आ रहा है ना? ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे गलती करी है ना, ये माइनस है आगे, तो यहाँ पे प्लस आएगा। देखो मुझे लग रहा था कुछ गलती करी, तुम पकड़ नहीं पाते हो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा फिर ऐसे तो। छोटी छोटी जो डेलिबरेट मिस्टेक्स है ना मेरी, उसको पकड़ा करो। माइनस और माइनस प्लस होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ई अगर पता चल गया तो
मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट नहीं निकाल पाएंगे क्या हम लोग? I इक्वल्स टू E अपॉन R हो जाएगा ना? अरे V अपॉन R होता है ना EMF और जो वोल्टेज है, दोनों सेम रख सकते हैं। यस सर। कितना दे रखा है? 10, कितना हो गया? 0.2 एम्पियर। ए ऑप्शन सही है। यस सर। आगे चले। यस सर। ये वाला क्वेश्चन तो होना चाहिए था, EM वेव्स का क्वेश्चन है। अगर पेपर दिया है आपने तो मैंने आपको सिखा के भेजा था ये वेव प्रोपोगेशन कैसे निकालते हैं। देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। बताओ, आंसर बता दो इसका। कैसे किया वो बताना है आपको, आंसर नहीं बताना। आंसर तो याद होगा आप लोगों को इसका। WEB, व्हाट इज मेंट बाय दैट? वेव प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अरे ये बताओ ना कि कैसे, कौन सा रूल यूज किया है, क्या तरीका यूज, कौन सा रूल यूज किया है? WEB रूल कौन सा रूल है? राइट हैंड रूल बोलना चाह रहे हो क्या? ओके कूल। हाँ भाई, क्या क्या बताया था राइट हैंड रूल में? मैंने एक बार रिमाइंड करा दूं। राइट हैंड रूल में क्या क्या बता दिया था मैंने आपको? थंब को किसकी डायरेक्शन में रखना था? वेव प्रोपगेशन की में क्या? अरे याद आ रहा है या भूल गए हो? मुझे लगता है हो गया है तुम्हारा अब। हाँ? आंसर करो बेटा। किसकी डायरेक्शन में रखते थे थंब को वेव प्रोपगेशन की में? क्या नहीं बोलोगे? Yes, sir. और इंडेक्स? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड। और मिडिल फिंगर क्या बची भाई? मैग्नेटिक। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन अलोंग नॉर्थ, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में रखा थंब को। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपवर्ड है, ऊपर, तो ईस्ट की डायरेक्शन में वही ना ये। अगर इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है, और आपने कर दिया ऊपर की तरफ किसको? इंडेक्स फिंगर को, तो आपकी जो ये मिडिल फिंगर है जो आपको पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो नॉर्थ के राइट डायरेक्शन में ईस्ट होता है या वेस्ट होता है? नॉर्थ के ईस्ट राइट डायरेक्शन में ईस्ट होता है या वेस्ट होता है? ईस्ट होता है ना? यस सर। तो Yes, इजी था sir. ये क्वेश्चन, एग्जाम में हो गया था। एग्जाम में हो गया था ना सबसे। देखो ऐसे प्रोपोगेशन पे काफी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर तुम लोग ये बेसिक तरीका राइट हैंड रूल वाला याद रखोगे ना, हो जाएंगे क्वेश्चन सारे। ठीक है, चलो यार, आई गेस ये तो आ गया होगा समझ में। कितने क्वेश्चन बचे? एक काम करते हैं, टाइम क्या हो गया? व्हाट इज द टाइम इज द। चलो ये तो तुम कर लोगे यार, ये तो इजी क्वेश्चन है। हिंट दूं क्या इसका? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, या तुम कर लोगे खुद से? बेटा आवाज तो निकालो। सर कर लेंगे। कर लोगे पक्का? चलो 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, देखते हैं कितना करके लाते हो। अगली बार ये करके जरूर लाना है, क्योंकि पूछूंगा सबसे पहले मैं कि वो 2 क्वेश्चन किए नहीं किए। मे बी आई आस्क यू इंडिविजुअली।
यस सर। ये वाला क्वेश्चन तो हो ही जाना चाहिए, यंग्स डबल स्लिट वाला, ये तो हमने करा हुआ है, प्रैक्टिस करा हुआ है, 10th ब्राइट फ्रिंज और 6th डार्क फ्रिंज वाला, है ना। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है सर ना। हिंट दे दो। हिंट दे दो, वाह, मैं बोल रहा हूँ तो फिर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोल दिया ना, बस हिंट दे दो सर। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है ये, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की, है ना, दोनों तरफ से इक्वल अपर्चर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो अगर इसका फर्स्ट फोकस, प्राइमरी फोकस f1 हम यहां मान लेते हैं, तो इससे कितना दूर है भाई, 20 सेंटीमीटर। अरे बासान में ही ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 20 पे, 20 सेंटीमीटर दूर, है ना। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि जो इमेज बनती है, रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगी इस पे तो, है ना, वो f2 से, सेकेंडरी फोकस से 80 सेंटीमीटर दूर है। तो ये डिस्टेंस तो हो गई f1, ये डिस्टेंस हो गई f2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, f1 और f2 तो बराबर नहीं होते क्या? यस सर। यस सर। f ले लो दोनों कॉमन, इक्वेशन नहीं बना पाओगे अब लेंस फॉर्मूला से, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा। अरे हो जाएगा, यस सर। निकालनी है ना, इजी है। चलो ठीक है, कर लेना दोनों क्वेश्चन। आज जो है EM वेव्स का ऑलमोस्ट 60% काम हो चुका है, 40% बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको कंप्लीट। ठीक है, होमवर्क आपका क्या रहेगा, जो बेसिक मैथमेटिक्स का मैं देने वाला हूं DPP, उसको सॉल्व करना, और EM वेव्स इससे रिलेटेड मैं या तो PYQ शेयर करूंगा या DPP शेयर करूंगा, ठीक है। उसके आपके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, जितने भी अभी तक पढ़ा हुआ है टिल टॉपिक, जितना भी अभी तक पढ़ा हुआ है ना, उस बेसिस पे जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है, वो क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर ही लेंगे, ठीक है बच्चों। कोई डाउट आज की क्लास में? नो सर। नो सर। नो पक्का? सर। सर हाँ बोलो। करंट इलेक्ट्रिसिटी की रिकॉर्डिंग मांगी थी मैंने। करंट इलेक्ट्रिसिटी की रिकॉर्डिंग शीट में नहीं है? तो उसमें किरचॉफ लॉ नहीं है। किरचॉफ लो नहीं, क्या बात करो, मैंने बताया था ना अवंती लाइव करके, अवंती लाइव दिल्ली करके चैनल है एक, यस सर। है ना, यूट्यूब पे देख पाओगे, या कुछ मतलब रिकॉर्डिंग देखना है तो फिर अब कुछ ना कुछ तो बेटा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा ना, तो उस पर देख लेना। उसमें ना किरचॉफ लॉ डालोगे ना सर्च में तो मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है मेरा ही लेक्चर देखो, वैसे मिल जाएगा मेरा भी, पर अगर नहीं मिलता है तो जिसका भी मिलता है उसका देख लेना। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको मेरा वाला मिल जाएगा, मैंने जो पढ़ा है आपने, अगर आप मैंने मेरे से पढ़ा है तो ज्यादा आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। इन केस नहीं मिलता है तो आप किसी और टीचर का भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। समझ में फिर भी नहीं आता है तो बताना, देन विल डिस्कस, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। गुड नाइट। बच्चों होमवर्क करके आए। बाय सर। बाय बाय। गुड नाइट सर। बाय सर।